Hello friends, I am Hima Gupta and this is video number 7। तो इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमपीएस 002 इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम इग्नू जून 2026। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन वर्ल्ड ऑर्डर। देन डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 era। This is globalization in contemporary times, environment and development debate in global politics। Then this, what implications does the new world order have for developing countries like India? And the what are the middle powers and how are they different from emerging powers? Explain with reference to India। तो हमने ये 6 क्वेश्चंस कवर किए प्रीवियस वीडियो में, और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चाइना एज सुपर पावर एंड इट्स राइजिंग पावर एज राइजिंग इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इन तीनों को हम कवर करेंगे आज। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ हम वहाँ पे अवेलेबल कर देंगे। वैसे तो टेलीग्राम के चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन टेलीग्राम क्योंकि बैन है, और अगर आपको ये वीडियो अभी चाहिए तो आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज टॉपिक चाइना एज सुपर पावर। तो चाइना एज सुपर पावर में हम समझेंगे हाउ इट इमर्ज एज अ सुपर पावर। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर ग्लोबल पावर ड्यू टू इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि चाइना इज ग्रोइंग लाइक अ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडिया वाज द लार्जेस्ट मेजर इकोनॉमी, है ना। तो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी था, सॉरी मेजर इकोनॉमी है। इस तरीके से हम देखेंगे कि हाउ इट इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। ठीक है, इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, expanding the international influence, and according to this name, Deng Xiaoping, economic reforms and opening up policies led to the foundation for the India's rise। Okay, तो अगर हम इस टॉपिक को मतलब सिर्फ चाइना सुपर पावर को ही अगर कवर करते हैं तो इसके अंदर हम अदर 2 टॉपिक जो कि इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन था वो भी कवर हो जाएगा। पर मैंने फिर भी इन दोनों की भी अलग से पीडीएफ मतलब नोट्स बनाए हैं ताकि सब कुछ भी ना छूटे, सब अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे द की फीचर ऑफ चाइना एज सुपर पावर। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक इन इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक पावर में देखें तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नो, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस। ठीक है, यूएस के बाद दिस इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। देन मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है, दिस इज नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ द हब, and it is leading to the trading partner for the many countries। Then हम देखेंगे military strength, it possesses one of the world's largest armed force। See, I'm saying this one of the, तो इसमें भी आप confuse मत होना। This is not the world's largest but one of the world's largest armed force and rapid modernization of national air and missile cyber capabilities देखा है हमने, and expanding presence in strategic region of South China Sea।
तो इस साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को भी हम देखेंगे कि it emerged as a line dash sorry 9 dash line. Then technological advancement like leader in AI, 5G, है ना, space technology and digital infrastructure. Companies like Hawaii and Alibaba Group have global reach. Then diplomatic influence अगर हम देखें तो it is a permanent member of UN Security Council, जिसके अंदर 5 कंट्रीज है परमानेंट, है ना. कौन कौन से है कमेंट सेक्शन में बताना आप. And this is uses economic diplomacy and development assistance to the to enhance influence. Then हमने देखा BRI means Belt and Road Initiative. तो ये जो इनिशिएटिव है, इट इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इनिशिएटिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, sorry, China's foreign policy. Okay, so it launched by Xing Jinping in 2013. It connects Asia, Europe, and Africa and Latin America through the infrastructure project. ठीक है, and it enhances the China's geopolitical and economic influence. तो यहाँ से हमने देखा कि why we are calling this चाइना एज अ सुपर पावर. तो इसके इकोनॉमिक पावर में क्या रोल है, मिलिट्री में क्या रोल है, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेटिक वे को समझते हुए वी कैन से दैट इट इमर्ज एज अ सुपर पावर. बट इंडिया ऑल्सो चाइना ऑल्सो फेसेस सम challenges as a superpower status. What challenges it faces? Like aging population and demographic decline. ठीक है. Then economic slowdown and debt concern, strategic rivalry with the US and territorial dispute in South China Sea. तो हमने देखा ये disputed countries है और disputed area है साउथ चाइना सी, जिसमें जो कि हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं 9 dash लाइन, जिसके अंदर चाइना में क्रिएट एक 9 dash लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये, and it says that any island which is inside this 9 dash लाइन, ये जो है वो मेरे, चाइना कहता है ये मेरे अंडर आएगा, ये सारे के सारे आइलैंड मेरे अंडर आएंगे. तो ये जो रीजन है डिस्प्यूटेड रीजन बन जाता है बिटवीन वियतनाम, ताइवान एंड ब्रुनोई, है ना, फिलीपींस. एंड द नेक्स्ट point is concern regarding human rights and political freedoms. Then this is the contemporary relevance means in अगर हम contemporary टाइम का देखें तो इसके अंदर देखेंगे द इंक्रीजिंग रोल ऑफ इन द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, द लीडरशिप इन ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल साउथ. ठीक है. एंड द की एक्टर इन द इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट इन द ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन. से ये जितने मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं ये ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है, इसको इतना डिटेलिंग और इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आई थिंक सो. बट अगर फिर भी आपको चाहिए कि मैं इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. बाकी मुझे लगता है कि ये आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, इतना तो आपने पढ़ाई होगा पहले भी. बाकी ये तो वैसे भी हम एमपीएस के लिए पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको डिटेलिंग वीडियोस चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट पे मुझे बताना पड़ेगा. ओके, so this is the conclusion. China's transformation from a developing countries to near superpower reflects the importance of economic modernization, technological innovation, and strategic state planning. However, it is in long-term superpower status will depend on how effectively it addresses the internal challenges and manage the external rivalries. एज हेनरी किसिनर, देखो मैं ना मोस्टली ट्राई करती हूँ कि हम स्कॉलर्स को के नाम को ऐड कर सके, ताकि क्योंकि यही है जो हमें मार्क्स दिलाते हैं. ठीक है, ये नाम हो गए, ये एग्जाम्पल्स जो हम ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं. तो जस्ट ट्राई कि आप भी इसी तरीके से आंसर लिखें. बाकी ये तो नोट्स है ना. तो नोट्स पर आपको आंसर कैसे लिखना है, देखो
अगर आपकी शीट होगी, ये शीट शीट होगी, लाइन वाली शीट होती है, यहाँ आप क्वेश्चन लिखोगे, है ना। ये आपने लिखा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ से आप आंसर स्टार्ट करोगे। आंसर में पहले आंसर लिखने के बाद यहाँ आप एक मिनट, ये थोड़ी बड़ी शीट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आपने लिखा इंट्रोडक्शन, है ना। ऐसे लिखोगे आप इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने लिखना शुरू कर दिया। अब ये ऐसे ऐसे आप लाइंस भरने को ट्राई करो कि इंट्रोडक्शन से आपका कम से कम हाफ एंड मोर देन हाफ पेजेस कवर हो जाए, है ना। और फिर आप ना एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना लो कि आपके आंसर में होगा क्या, क्या क्या चीजें आप लिखने वाले हो, या फिर चाइना के सुपर पावर से आप क्या समझते हो, है ना, सुपर पावर कैसे इमर्ज हुई। जो भी आपके माइंड में डायग्राम आ रहा है, जस्ट ड्रॉ ऑन दिस। तो फर्स्ट पेज जो है वो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो, इंट्रोडक्शन एंड विद डायग्राम। और फिर नेक्स्ट पेज से आप इसका मेन जो क्वेश्चन का मेन जो क्वेश्चन पूछा है उस मेन हेडिंग को स्टार्ट करो। लाइक जैसे क्वेश्चन था चाइना एज अ सुपर पावर, है ना, तो आप की फीचर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज से की फीचर ऑफ चाइना सुपर पावर। इस तरीके से आप इकोनॉमिक पावर का एक पॉइंट बना के इसके तीन, जैसे मैंने थ्री पॉइंट्स ऐड किए, यू कैन add more points and you can also mention this with like detailing in explanation। मैंने ये नोट्स ज़्यादा बड़े ना हो इसलिए मैंने explanation ऐड नहीं किया है, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। पर जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो ना। तो आप जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, है ना, हेडिंग लिखने के बाद आपने लिखा वन। एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। आपने लिखा इसको वन। तो वन पॉइंट डालने के बाद आप यहाँ पे एक कीवर्ड लिखेंगे, देन डॉट, और उसके आगे एक्सप्लेन करो, है ना। एक्सप्लेन करने के बाद जैसे आपने जितनी भी लाइन में एक्सप्लेन किया, एंड देन गिव वन एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पॉइंट समझाया है, आप उसी को ही ऐड कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। इस तरीके से आप लाइक टू और थ्री पॉइंट्स इस पेज पे लिखो, फिर टू एंड थ्री पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पे लिखो। इससे आप इजिली फोर पेजेस फिल कर सकते हो, आराम से आंसर लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सुपर पावर चाइना कैसे इमर्ज हुआ है। इसमें हमने सब कुछ देख लिया डिटेलिंग। बाकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लेना। देन द नेक्स्ट टॉपिक वाज एग्जामिन द चाइनाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि चाइना के सिर्फ मॉडर्न मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वैसे तो ये सुपर पावर का ही पार्ट है, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही पूछा है तो आप कैसे लिखोगे। तो हम इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे कि चाइना's military modernization refers to the comprehensive transformation of armed force of China aimed at building a technological advanced, combat ready military capable of protecting national interest and protecting the power globally। एंड जैसे कि ये नाम देखो चाइना का ना, आप एक कॉमन नेम याद कर लो और उसको ऐड करते रहो, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा या फिर आपको डिटेलिंग जाननी है तो गूगल कर लो एक बार कि ये क्या 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 चीज़ें हैं, इसका क्या रिलेशन है, मतलब थोड़ा सा आप खुद भी लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे ये मुझे मिला था कि वॉर इज नो लॉन्गर वॉन बाय द नंबर्स अलोन बट बाय द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जिंग जिनपिंग ने बोला है, ठीक है। देन द की फीचर ऑफ इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक इंटीग्रेशन। तो आप देखो, आपने ये वीडियो देख ली, सॉरी ये आपने समझ लिया सुपर पावर से रिलेटेड। अब ये सुपर पावर के कुछ पॉइंट्स अगर आप देखें तो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। तो अगर हम मिलिट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दें, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दें मिलिट्री में, तो ये भी एक यूजफुल होगा, है ना। एक मिनट। तो चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को हम देख रहे हैं। लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एआई, साइबर warfare and the space capabilities, the development of hypersonic missiles and advancement
advanced surveillance systems. It emphasizes the information intelligent warfare. Then point two, modernization of PLA. PLA means People's Liberation Army. ठीक है? तो modernization of People's Liberation Army, it shift from the manpower to technology driven force. ठीक है, अब इसमें क्या है कि इन्होंने मैन पावर को रिड्यूस किया है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया है. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लिबरलाइजेशन army into the professional and technological sophisticated force and reduction of troop numbers while increasing quality and efficiency and greater focus on joint military operation. Then this naval expansion means rapid growth of China's navy and constructions of the aircraft carriers, destroyers and nuclear submarines and enhance the capability to operate in water. Then the fourth point is missile and strategic forces, such as development of anti-ship ballistic missile, strengthening of nuclear deterrence through the modernization of missiles and expansions of the rocket force capabilities. Then air force modernization. तो मिलिट्री के अंदर हम देखो, हम एयर भी देखते हैं, है ना, एयर, लैंड एंड वाटर. तो हमारे पास एयर फोर्स भी है, आर्मी फॉर द लैंड एंड नेवी फॉर द वाटर. तो जो मिलिट्री के अंदर हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे, है ना. नेवल को हमने कवर कर लिया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को देख लिया, एंड दिस इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब लैंड वाले को भी देख लिया, एंड दिस इज मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस. ये है एयर फोर्स मॉडर्नाइजेशन मीन्स इंडक्शन ऑफ फिफ्थ जनरेशन stealth fighter aircraft, expansions of long range strike and air defense capabilities, and improved aerial refueling and strategic transport capabilities or capacity. Then the cyber and space warfare, established of specialized cyber units, development of anti-satellite weapons, and expansion of satellite navigation through the video system. ठीक है, तो what are the objective, why in China doing this, why it modernize its military power? Because of this, because for to the safeguard territorial integrity and sovereignty, it asserts claims in South China Sea and East China Sea, deter and external intervention, particularly regarding Taiwan, and protect overseas economic interests and trade routes, and enhance China's status as a global power. Then the significance. What are the significance of मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन? ठीक है ना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया, सॉरी फॉर चाइना एंड फॉर द वर्ल्ड? फॉर एग्जाम्पल, like China. For China, it strengthen the national security as simple point, है ना, and it supports China's global emissions and protect the BRI initiate investment. And for the world, it alter the balance of power in Indo-Pacific. It intensifies the strategic competition with the US and influences the regional security dynamics. Now, the critical evaluation. What are the positive aspects and what is concerned? Okay, so it improves the defense preparedness. It enhance disaster relief and peacekeeping capabilities and contribute to technological innovation. Whereas the concern which is raised, the regional security concerns, increase the risk of an arm race in Asia, heightens the tension over the Taiwan and South China Sea, and lack of transparency regarding the military intention. Then what is contemporary relevance? सी मैंने ये ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए. ओके, तो पर आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको उस पॉइंट को लिखना है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल भी ऐड करने हैं. मैंने इस वाले टॉपिक में ज़्यादा एग्जाम्पल ऐड नहीं किए, मुझे शायद करने चाहिए थे,
पर अगर जैसे कि आपको आपके दिमाग में कोई टॉपिक एग्जांपल आता है किसी टॉपिक को पढ़ के, लाइक किसी पॉइंट को पढ़ के, तो आप उस एग्जांपल को ऐड कर लो उसके अंदर। और नहीं आ रहा तो एक बार गूगल भी कर सकते हो, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। तो you can do this, okay? Now the contemporary relevance, like growing China's naval presence in Indo-Pacific, rising defense expenditure and military exercises. Third is increased focus on Taiwan reunification. See, ताइवान वाला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये रिसेंटली सुना है। ताइवान मतलब ये रिसेंट चीज नहीं है, बहुत पुरानी जो रिलेशन है चाइना एंड ताइवान का, जिसमें ताइवान अपने आप को एक अलग स्टेट बताता है, बट चाइना कहता है कि नहीं, ये तो हमारा ही पार्ट है ना। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा समझते हुए मैंने ताइवान वाले पॉइंट को ऐड किया है। इट इंक्रीज द फोकस ऑन ताइवान reunification, expansion of cyber and space warfare capabilities, and the strategic rivalry on with the US. Then the conclusion is mentioned. Okay. Then the China's rise as an economic power in post Cold War period. तो आप अब दो जैसे हम टॉपिक समझ चुके हैं, सुपर पावर एंड इसका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को समझ लिया है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक पावर एंड स्पेशली द पीरियड ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर। ओके, सो द एंड ऑफ कोल्ड वॉर coincided with China's rapid economic transformation, building upon the reforms initiated by this Deng Xiaoping. In 1978, China emerged as a global economic powerhouse through market-oriented reforms, export-led growth, and technological advancement and integration with global economy. This is the introduction. Now, write the headings like this: factor behind the China's economic rise. So first is economic reforms and open door policy. तो ये open door policy जो कि introduce किया था, I don't remember the year, let me take 1 second. तो ये जो open door policy which was introduced in 1978, okay, it was introduced in 1978. It shifted from centrally planned economy to the socialist market economy and encouraged the private enterprises and foreign investment and greater role of market mechanism while retaining state control over the strategic centers. Then the foreign direct investment. What is foreign direct investment? इसके ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, उसको मैं वहीं पे कवर करूंगी कि व्हाट इज फॉरेन। ओके, एंड इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम समझेंगे तो काफी डिटेलिंग में समझ में आ जाएगा। ओके, सो इट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सच एज ये शेजन attracted multinational corporation with low labor cost and business friendly policies, facilitated technology transfer and industrial growth. Then the third point is export led industrialization, means it becoming the factory of the world. अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो कि सारे लाइक इंडिया में अगर ईवी की बैटरीज बनती है तो वो बैटरीज कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, चाइना से होती है। चिप कहाँ से आता है, चाइना से आता है। लिथियम और इन सब में भी कोबाल्ट अगर देखे तो ये सब रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है। यहाँ तक कि चाइना चीप लेबर के लिए भी जाना जाता है ना। तो इन जो चाइना है एक फैक्ट्री बन मतलब एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है ना।
It became the factory of the world and dominated the global manufacturing in economics, textiles, machinery, and the consumer goods. Generated large trade surplus and foreign exchange reserves. Then WTO member. So 2001, I think, yeah, 2001 May it become a member of WTO. Entry into WTO and integrated China into the global trading system, expanded the access of international market, and increased the competitiveness and uh, this export growth. Then infrastructure development, massive investment in highways, ports, airports, and high speed rail networks improved the connectivity and reduces the transaction cost and supported the industrial and urban expansion, human capital and urbanization, large and disciplined workforce, rising literacy and technical education, and rapid urbanization increased productivity and domestic demand. Then this technological advancement means significant investment in research and development, growth of the firms like Huawei, Alibaba, and this the leadership in AI, e-commerce, and renewable energy and digital platform. So you can one more ऐड कर सकते हो लाइक डेप्ट पॉलिसी जिसके अंदर जो चाइना है वो अपनी लोन देता है कंट्रीज को और इतना लोन दे देता है कि एट द एंड इन उस कंट्री को अपना लाइक पोर्ट या कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ जाता है चाइना को, है ना। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के साथ हुआ जो कि हेपन टोटा पोर्ट दिया है उसने रिसेंटली। देन इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक राइज, क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखें तो इट बिकम अ वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें तो इट इज़ अ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ एंड द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर मेनी कंट्रीज। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट देखें तो it enhanced the global influence through BRI. It increased the role in international institution and challenge to the economic dominance of US. Then this is the challenges, एजिंग पॉपुलेशन एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्स, ये सारे के सारे मैंने ऊपर चैलेंजेस कवर कर दिए थे। दिस इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट्स क्या है, कंसर्न्स क्या है। कंसर्न लाइक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, debt trap policy of this and state intervention and lack political liberation and growing geopolitical competition. Whereas the positive thing is lifted hundreds of millions out of poverty, created unprecedented economic growth, and enhanced global connectivity trade. And this is the conclusion. You can conclude like this: China's rise as an economic power in the post Cold War era represent one of the most significant transformation in modern history. Combining state-led development with market reforms, China has reshaped the global political order. As Kishore Mahabubani argues that China's resurgence marks the return of Asia to the center of the global economic activities. Through sustaining this rise will requires addressing demographic, environment and geopolitical challenges. ओके, तो यहाँ ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड किया है ताकि आपको चाइना के पॉजिटिव्स के साथ साथ उसके नेगेटिव और असर्टिव कोअर्सिव बिहेवियर को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप ये जो है एक तरह से जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप ऐड कर सकते हो। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो आप उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को और उसकी आइडियोलॉजीज को समझा सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके कोअर्सिव बिहेवियर को देखेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेरिटोरियल assertiveness इन द साउथ चाइना सी। तो ये पॉइंट मैंने लास्ट में भी ऐड किया था। सी, चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट एंटायर साउथ चाइना सी, जो कि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि 9 डैश लाइन जिसके अंदर चाइना ने एक इमेजिनरी
नाइन डैश लाइन क्रिएट किया एंड बोला कि इसमें जितने भी आइलैंड्स आते हैं ना, ये सारे के सारे मेरे अंडर है। तो इसी से ही क्या है कि जो आइलैंड कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान, इनके बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया और डिस्प्यूटेड हाँ एरिया क्रिएट हुआ है। तो ये नाइन डैश लाइन को डिस्प्यूटेड एरिया में भी काउंट करते हैं। This built the artificial islands and military facilitates despite the international objection. For example, it ignored 2016 ruling of Permanent Court of Arbitration, which rejected China's expensive, yeah, claims. Okay, then second point is border aggression with India. तो ये तो आप खुद भी जानते हो. This is the LAC. LAC से related क्या है? See, frequent military incursion and attempt to alter the status quo along the line of actual control means LAC, use of military pressure to strengthen the territorial claims. For example, this Galban Valley clash in 2020 resulted in casualty in both the sides. Then the third point is pressure on Taiwan. The China considers Taiwan a breakaway province and oppose its international recognition, uses military exercises like air incursion and diplomatic insolation. For example, this large scale military drills around Taiwan and following visit by the foreign political leaders. Then this debt policy, it provides large infrastructure loans that may create the economic dependency, uses economic leverage to increase the strategic influence. For example, जो कि मैंने दिया था example, Haban Tota was leased to the China for 99 years after debt repayment difficulties. तो श्रीलंका जब पे नहीं कर पाया तो it gives it this port Hamban Tota. Then the economic coercion uses trade restrictions and sanctions against country opposing its policies, links economic relations with political compliance. For example, trade restrictions on Australia after Canberra called for the independent investigations into COVID-19 origin. Then the sixth point is warrior diplomacy, aggressive diplomatic posture to control criticism and defend Chinese interest, publicly confront this foreign government and media. Then example is strong diplomatic relations. Oh, एक मिनट, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया. Okay. So 7 point is expansion through the Belt and Road Initiative. तो ये सारे के सारे अब आपको समझ में आ गए होंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स एंड ये किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, देन मिलिटराइजेशन मैरीटाइम एरियाज, सप्रेशन ऑफ हांगकांग ऑटोनमी, साइबर एंड टेक्नोलॉजिकल कोअर्जन. ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ना. अ, फिर ये 11th point is influence the international organization seeking the great influence over the global governance institutions, promote norms favorable of China to Chinese interest. Then this use of maritime media. Then ये वाला point मैंने दोबारा repeat कर दिया है. The China's claim nearly 90% of South China Sea through its controversial 9 line, and despite overlapping claims over the countries such as Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei. Okay, सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. ओके, सो
बाय बाय।